जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 3 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज सर ने 2023 के सभी अंतरिक्ष मिशन, भारत के सभी नोबेल पुरस्कार, आईसीसी, बीसीसीआई और काफी के बारे में सभी स्टैटिक जीके को करवाया है। स्टैटिक और करंट का ये बेहतरीन क्लास होती है। ये हमने कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लास में जो क्लास होती है उसी से लिया है। आज का मोटिवेशन कोड है, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 कैटालिना कोरिको, ये हंगरी के हैं, और वीशमैन यूएसए के, इन दो लोगों को मिला है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी, काका से हो गया कैटालिना कोरिको, मेरी से हो गया अमेरिका। अमेरिका में ये मेरी हाइड है ना, इसीलिए मेरी से हो गया अमेरिका। विस्की से हो गया विशमैन, दवाई से हो गया, आपको पता ही रहेगा कि ये दवाई का है। तो कैटालिना कोरिको हंगरी के और विशमैन अमेरिका के, इन दोनों लोगों को मेडिकल का नोबेल पुरस्कार मिला है। mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास किया है। mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2022 में मेडिसिन अवार्ड स्वांते पायो को मिला था। 2022 में जो मेडिसिन का था नोबेल पुरस्कार, वो स्वांते पायो को मिला था। नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ था। ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, इसी दिन ये दिया जाता है। 5 पुरस्कार जो हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि जो 6 नंबर का पुरस्कार है पीस का, ये ओस्लो नॉर्वे में दिए जाते हैं। अन्य 5 कौन कौन से हैं? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र है केमिस्ट्री, दूसरा क्षेत्र है फिजिक्स, तीसरा है लिटरेचर, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है फिजिकोलॉजी और मेडिसिन। 6 नंबर जो क्षेत्र है वो पीस है। पीस के लिए अवार्ड ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये भारत के नहीं बल्कि पूरी एशिया में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर जो सीमा है ये स्पेस में पाई जाती है। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, 2001 में वी.एस. नायपाली को लिटरेचर के क्षेत्र में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। राजेंद्र कुमार पचेरी को 2007 में शांति के लिए, वी रामकृष्णन को राइबोसोम के लिए, केमिस्ट्री में 2009 के लिए। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2014 में मिला था। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? न्यूक्लियोटाइड में अगर फास्फेट घटा दें तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक होता है। इसमें से हमने फास्फेट घटा दिया तो क्या बचा? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। तो जो ये है न्यूक्लियोसाइड, इसमें क्या क्या होता है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। आज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 ये यूएनएफपीए जारी करता है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। 2036 तक आबादी 22.7 करोड़ होगी। इसमें ये कहा गया है कि जो वृद्ध लोग हैं
उनकी 2036 तक आबादी 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कुल आबादी का 14.9% होगी। 2046 तक बच्चों अर्थात 0 से 15 वर्ष की तुलना में 15 से 59 वर्ष की आबादी में 2045 तक गिरावट होगी। इन लोगों की आबादी कम होगी और इनकी आबादी बढ़ जाएगी। 2022 से 2050 के बीच में 80 से अधिक लोगों की जो है वो 279% ये वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में। 40% अधिक हो जाएगी बुजुर्ग। 40% से अधिक बुजुर्ग जो हैं वो गरीब संपत्ति वर्ग में होंगे। COP 28 जो है वो UAE में होगा। इसको UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। ये जो COP है ये UNFCCC द्वारा आयोजित होता है। इसका UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉर्न जर्मनी में और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 127 है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1989 से इसको मनाया जाना प्रारंभ हुआ। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को पूरी विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 38 है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भारत की रैंक 132, इसको UNDP जारी करता है। इसको जारी करने का जो मापदंड होता है उसमें 3 चीजें होती है: प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। याओन 3304 जासूसी उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये गोबी मरुस्थल से लॉन्च किया गया है। आफेक जासूसी उपग्रह जो है वो इजराइल का है। मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक विशाद दत्त की है, जिसको जासूसी ग्रंथ भी कहा जाता है। चीन की मुद्रा जो है वो युवान या रेमेनबी है। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के बारे में। आदित्य L1 जो मिशन है वो PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसको L1 पॉइंट में भेजा गया है 2 सितंबर 2023 को। L1 पॉइंट है लॉन्ग रेंज पॉइंट। लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या होता है? लॉन्ग रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 ऐसे बिंदु हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ना ही सूर्य आकर्षण कर पाता है और ना ही पृथ्वी। PSLV-C56 इससे सिंगापुर के 7 उपग्रह 30 जुलाई को लॉन्च हुए थे। इसी में सिंगापुर का जो खास उपग्रह है वो है DSSART। PSLV-C55 TELEOS-02 ल्यूमेलाइट सिंगापुर के उपग्रह इससे लॉन्च हुए थे। GSLV-F12 और NVS-01 जो है वो नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह। ये भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए। SSLV-D2 इसमें आज़ादी सेट और EOS-7 जेनुस उपग्रह ये लोग लॉन्च किए गए। LVM-3M4 इसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। 14 जुलाई को यहाँ से चंद्रयान लॉन्च किया गया। 23 जुलाई को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी लॉन्चिंग हुई। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है CRIIO4 गुड पहल। इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने वाला ICC, BCCI, UNICEF शिक्षा मंत्रालय है। इसमें 1000 स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल पर काम किया जाएगा। इसमें शिक्षा दी जाएगी लैंगिक समानता के लिए। जब ये शुरुआत हुआ तो इसमें जैसा और स्मृति मंदाना ने भाग लिया। इसमें 8 मॉड्यूल होंगे और 3 भाषाओं में काम करेगा। 3 भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। अब हम पढ़ेंगे ICC के बारे में। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बगरले हैं। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर क्रिस्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है।
स्कूली शिक्षा के लिए चाक परियोजना छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से लॉन्च की है। इसमें 2500 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना इसको प्रारंभ की गई है। अगर आप ये नोट्स पाने चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इसमें ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता है, जिसमें कहा गया है सिंधु झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का प्रयोग इंडिया करेगा। रावी, ब्यास और सतलज नदी में 80% पानी का प्रयोग भारत करेगा, जबकि 20% पानी का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाला भारत। इसमें एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2015 को की गई थी। इसको ICO मनाता है, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है। भारत में कॉफी उत्पादन में फर्स्ट है कर्नाटक और सेकंड है केरल। भारत में 70% जो कॉफी है वो रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2023 भारत में होगा और भारत में भी ये बेंगलुरु में होगा। रोहन बोपन्ना जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। अगर आप इतना वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फेजेंटा कहा जाता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में फर्स्ट है ब्राज़ील। कॉफ़ी का जो बंदरगाह है, इसको सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से ब्राज़ील में जानते हैं। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत बाबा भूदान की पहाड़ी से हुई, जो कर्नाटक में स्थित है। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन की शुरुआत की है। HPCL ने LPG प्लांट का प्रारंभ अबू रोड से किया है। जन जन अभियान राजस्थान के सिरोही से शुरू किया गया है। मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड का राजस्थान से शुरुआत की गई। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है वो तुमकुर कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। इसको HAL की ने स्थापित करवाया। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल। आज का 7 नंबर क्वेश्चन है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक या इसको हेल्थ वे भी कहते हैं। साइकिलिंग ट्रैक की छत पे 16,000 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए किया जाएगा। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। 24/7 100% सौर ऊर्जा संचालन वाला गांव मोटेरा गांव है। मोटेरा गांव गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 थिरके स्कूलिंग अभियान केरल। थिरके स्कूलिंग का अर्थ है बैक टू स्कूल। छुट्टी वाले दिन भी स्कूल में बच्चों को बुलाकर काम पर लगाया जाएगा, उनको भी फिर से पढ़ाया जाएगा छुट्टी वाले दिन भी। कुतुम्बश्री संस्थान इसको होस्ट कर रहा है। इस योजना का होस्ट कुतुम्बश्री संस्थान है। कुतुम्बश्री संस्थान जो है वो भारत सरकार और नाबार्ड ने गरीबी उन्मूलन के लिए केरल में स्थापित किया है। सीमा सड़क संगठन BRO इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसको रक्षा मंत्रालय के तहत ये काम करती है। इसके पूर्व में जो अध्यक्ष थे राजीव चौधरी थे और वर्तमान में इसके 28 नंबर के हेड रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है। इसका काम है सीमा पर विकास कार्य को करना और इसका ध्येय वाक्य है श्रणेम सर्वम साध्यम। इसका ध्येय वाक्य है। PIA के नए हेड हैं KL शांता कुमार। अब हम करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बल एक जिला नीति 1 फोर्स 1 डिस्ट्रिक्ट नीति। इसका उद्देश्य है समन्वय अच्छा हो, जनजातिगत संघर्ष को रोका जाए। इसको मणिपुर में इस समय कुकी
मेरती जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ फोर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल आर्म फोर्स हैं, जैसे कि असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ। असम राइफल जो है वो उसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। आईटीबीपी भारत चीन और भारत भूटान की सीमा में लगी है। बीएसएफ भारत और पाकिस्तान की सीमा और भारत और बांग्लादेश की सीमा में काम करती है। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए अनुसुईया उइके समिति का गठन किया गया। इसको जांच के लिए अजय लांबा समिति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आज का क्वेश्चन है, किस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिलने की घोषणा हुई है। इसका जवाब हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई हमारे लिए सुझाव है तो उसको भी भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।